नमस्कार, स्वागत है आपका। वेस्ट एशिया में जो युद्ध की स्थिति है, वो दूसरे महीने में प्रवेश करने वाली है और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है, वो कहीं न कहीं विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए हानिकारक है और इसलिए उन्होंने ईरान पे अटैक किया है। लेकिन अब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है कि वो ईरान के तेल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उन्हें बहुत प्यारा है और किस तरह से खर्क आइलैंड पे वो आसानी से कब्जा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें एक तरफ शांति का प्रयास और दूसरी तरफ युद्ध में किस तरह से अमेरिकी फ़ौज यानी कि 50,000 अमेरिकी ग्राउंड फ़ोर्सेस उस इलाके में तैनात की जा रही है। तो कहीं न कहीं ट्रंप की जो मंशा है अमेरिकी प्रेसिडेंट की, उस पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या असली में वो सचमुच तेल के लिए युद्ध कर रहे हैं या फिर यूरेनियम या फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए इस युद्ध की उन्होंने शुरुआत की थी। तो इस मुद्दे को समझते हैं और किस तरह से युद्ध की जो ताज़ा स्थिति है, उसमें किस तरह से एक इंडियन वर्कर की मौत हुई है कुवैत में। इसके अलावा जो तेल की कीमतें हैं, वो आसमान छू रही है और इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है। तो इस चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय कपूर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेज़िडेंट हैं एडिटर्स गिल्ड के। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब जुड़ रहे हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और किस तरह से ईरान की कैपेबिलिटी है उसको समझाएँगे और गौरी शंकर नाग जी जो प्रोफेसर हैं एसकेवी यूनिवर्सिटी के, वो भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय जी आपसे। आपने जियोपॉलिटिक्स को समझा है, कवर किया है। अब जो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं, जो फाइनेंशियल टाइम्स को एफटी को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भई वो तो ईरान के तेल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो खर्क आइलैंड पे भी आसानी से वो कब्ज़ा कर सकते हैं क्योंकि ईरान की कोई डिफेंस फोर्स बची नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रम्प के इस पैतरे को या शुरुआत से ही ये तय था कि ये तो युद्ध का जो असली चेहरा है, वो तेल पे कब्ज़ा करना या फिर मिनरल पे कब्ज़ा करना, जो रिसोर्सेज़ हैं, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, क्यूबा पे हमले की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रम्प का जो मकसद है कुछ और है, युद्ध का सिर्फ़ एक चेहरा दिख रहा है। देखिए, वहाँ पर आंदोलन चल रहा है अमेरिका में और यूरोप में करीब 80 मिलियन लोग है ना सड़क पे आ गए हैं। वो लोग है ना जो एम्परर और किंग इसके ट्रम्प के खिलाफ पूरा मोर्चाबंदी करे हुए हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि वो जानते हैं कि किस तरफ ये पूरा जा रहा है। ये जानते हैं कि बात ही सब मान्य हो, जितने भी देश हों, जितने भी उनके उनके साथीगण हैं, जितने नागरिक उनके देश के। परंतु अगर आप गौर करें तो जो भी एजेंडा है यहाँ पर जो अभी तक है ना इन्होंने बोला, ट्रम्प साहब ने पहले बोला कि वो न्यूक्लियर डिवाइसेस अब है ना कुछ समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और खर्ग आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु शुरुआत में अगर आप याद करें तो इस पूरे प्लान की जो अभिव्यक्ति थी उसकी या उसको अभिव्यक्त करा वो श्री नेतन्याहू जो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने साफ कहा था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं उनको, और पिछले 40 साल से कैंपेन कर रहे हैं कि इवेंचुअली ईरान है ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। 40 साल में कई दफ़ा उन्होंने प्रयास करा, कई सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों को लुभाने के लिए कि आपको हम मदद करेंगे, जो कर सकते हैं। परंतु उनको पता था कि बिना अमेरिकी मदद के वो कुछ कर नहीं सकते। अब की बार है ना, चाहे एप्स्टीन फाइल की वजह से या किसी की वजह से, उन्होंने पूरी तरीके से श्री ट्रम्प को अपने कब्ज़े में कर लिया और ट्रम्प को कब्ज़े करने के बाद वो अपना काफ़ी हद तक मकसद पूरा करना चाहते हैं। देखिए, ये कोशिश ये है कि ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको ख़त्म कर दें। तेल और ये सब तो कहने की बात है कि खर्ग आइलैंड में चले जाएँगे। ये भी संभव है कि पाकिस्तान के रास्ते से अटैक कर दें। 50,000 जो ट्रूप्स लाएँगे सिर्फ़ खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए नहीं है। वो कई तरीके से है ना इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको अपनी सैन्य शक्ति पे काफ़ी विश्वास है और हमको भी लगता है कि अमेरिका और ईरान में बहुत बड़ा अंतर है। संख्या ज़्यादा ना हो, परंतु ईरान के पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है जितने कि अमेरिका के पास है। इतने सालों से उनके ऊपर सैंक्शंस लगे रहे, कोई भी हथियार नहीं, कोई हवाई जहाज़ नहीं, कुछ भी नहीं है। उनके पास जो भी कुछ है वो मिसाइल और ड्रोन्स हैं, जो कि उन्होंने खुद अपने बूते पे और चीन और रूस की मदद से बनाए। तो वो अपने आप में पर्याप्त होंगे, नहीं होंगे, ये तो देखने वाली बात। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो अमेरिकी फ़ौजें लड़ेंगी, वो अपने आप में बहुत ही भयानक और विनाशकारी होंगी और उनके पास जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वगैरह के थ्रू पूरा एहसास होगा, पूरा पता होगा कि किस तरफ अटैक करें। क्योंकि अगर आप गौर करें कि जो फर्स्ट 2 डेज़ थे इस पूरे युद्ध के,
उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक करे, अमेरिका और इज़राइल ने। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करा गया। कुछ चीज़ें गलत फ़ीड कर दी गई, जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कुछ लोग एआई के खिलाफ कि जो स्कूल में लड़कियां मरी, करीब 168 लड़कियां, वो इसी वजह से मरी क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन जो दी गई वो है ना गलत थी। परंतु एक ही स्कूल नहीं मारा उन्होंने, दो तीन स्कूल मारे। और चलते चलते कल तो इसने इसराइल ने जो साइंस की यूनिवर्सिटी है वो भी तबाह कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि उनके पास है ना सब साधन है, सब पता है, बड़ी प्रिसाइज तरीके से मारा मारी करते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि ईरान के पास है ना साधन और शक्ति होगी इस ज़बरदस्त युद्ध के खिलाफ लड़ सके। और देखना है कि आगे क्या होता है। ठीक है। दयाल साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से ईरान ये धमकी दे रहा है और ईरान बार-बार कह रहा है कि वो तो इतने सालों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौजें ग्राउंड पे आएँ और वो उसका खात्मा करें, और जिस तरह से ईरानी जो कौम है वो एक लड़ाकू कौम है। आपको लगता है कि अमेरिका जो 50,000 फ़ौजें उतार रहा है ग्राउंड पे, निश्चित रूप से उनके पास इंटेलिजेंस है, आधुनिक हथियार हैं, लेकिन जो 10 लाख फ़िदाइन होंगे ईरान में, जो जिनका कि इस एक्सपर्टीज़ है ग्राउंड पे लड़ने की, आपको लगता है इतना आसान होगा? और जो खर्क आइलैंड का जो ज्योग्राफ़ी है, भौगोलिक स्थिति है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है अमेरिकी फ़ौज को ग्राउंड पे लड़ना। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिनेरियो को? थैंक यू। पहले तो जय हिंद आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक लड़ाई की बात है ना, ग्राउंड लड़ाई की बात है, वो आप लोग एक चीज़ देखिए कि गाज़ा में तो उनके पास कुछ भी नहीं है हमास के पास। लेकिन 2 साल हो गए इज़राइल को उसमें उसको डिस्ट्रॉय करते हुए और आज तक सक्सेस नहीं मिली। फाइनली एक सीज़फायर हुआ, उस सीज़फायर के तहत कुछ डेड बॉडीज़ तक की, कुछ बंदी जो थे उनकी डेड बॉडीज़ तक एक्सेप्ट की इज़राइल ने, लेकिन एक्चुअल में जो विक्ट्री इज़राइल चाह रहा था वो नहीं हुई। तो ग्राउंड पे जब बैटल आती है, तो खासकर ईरान जैसी कंट्री, ईरान जिसकी टेरेन इतनी डिफिकल्ट है, जिसमें दुनिया भर का पिछले 25-30 साल से लगातार वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट कंटेंजेंसीज हैं, जहां एक कंसेप्ट है, फिदाइन मेंटेलिटी है जहां मारने मरने की। मैं नहीं समझता किसी भी तरह से अमेरिका जो है इस किस्म के युद्ध में फंसना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड पे अमेरिका कोई भी कार्रवाई करता है, कहीं भी कोई कार्रवाई करता है, तो उस कार्रवाई का मतलब ये है कि फिर वॉर जो है इनकंक्लूसिव नहीं हो सकती। देखिए, आज जो है, मान लो कल अमेरिका डिक्लेयर कर दे कि हमारा काम था इतनी पनिशमेंट देना, अब वो ना तो एटम बम बना सकता ईरान, ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, उसके 50-60 लीडर्स हमने एलिमिनेट कर दिए और जो है उसकी काफी उसका नुकसान है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोप अप करने में ईरान को अगले 2-3 साल लग जाएंगे। जो ईरान की तबाही हुई है वो दिख थोड़ी रही है। अरे, इसराइल की अगर तबाही दिख रही है, जो कि सिर्फ मिसाइल्स कर रहे हैं, और जो गल्फ कंट्रीज में बाकी जो स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, बहरेन है, इन सब में जो 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 इन सब में जो थोड़ी बहुत जब भी स्ट्राइक्स हुई है उसकी तबाही हमें दिख रही है। तो ईरान पे तो पिछले 30 दिन से लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार बॉम्ब डाले जा रहे हैं, लगातार मिसाइल दागी जा रही है, कंप्लीट एयर डोमिनेंस है। बड़े बड़े लीडर्स अब भी वो एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे उन्होंने नेवल चीफ को एलिमिनेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके पास सुपीरियोरिटी है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस पे नहीं आना चाहेंगे वो, क्योंकि ग्राउंड पे जब आएंगे आप, तो फिर आपको सिर्फ नंबर नहीं, फिर टैक्टिक्स, फिर उसकी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है इसराइल की, फिर उसका जो जज्बा है, फिर उसकी जो टेरेन फ्रिक्शन है, फिर उसमें जो पॉपुलेशन फ्रिक्शन है। सारी पॉपुलेशन तो नहीं चाहती ना खोमेनी को भगाना, कुछ पॉपुलेशन तो डेडिकेटेड होगी ना, डिवोटेड होगी ना, जो उसकी सिमेट्रिक वॉरफेयर है। जो फिर जैसे लोग कह रहे साहब वो आके खाग आइलैंड पे बैठ जाएगा, वो आके साहब हॉर्मूज आइलैंड पे बैठ जाएगा, हॉर्मूज भी तो एक आइलैंड है ना, वो उसको कैप्चर कर लेगा। साहब वो तो फिर एक पिन पॉइंटेड टारगेट होगा, जब वो इतने बड़े अपने जो नॉन टारगेट्स थे, जो उसके बेसिस थे, उनको नहीं बचा पाया अमेरिका इतनी पावर होने के बाद में। जो इसराइल में जो बम्बार्डमेंट की है, उसके आयरन डोम और उसके आयरन डोम और उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद, तो ये तो इसकी नॉन टेरिटरी है, ये तो इसकी मैप टेरिटरी है। अगर कभी ईरान को लगा कि मेरे से जा ही रहा है सारा तेल तूल,
तो बम कर देगा ना, इनको ब्लास्ट कर दे। लेकिन अमेरिका ऑपरेशन बहुत डिफरेंटली करता है, ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। अमेरिका जो है जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं लॉन्च करेगा, जब तक ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बना देता। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी मतलब अनप्लान्ड लैंडिंग नहीं की थी। अमेरिका पहले ग्राउंड प्रिपेयर करता है। अमेरिका के CIA, अदर इंटेलिजेंसीज, अदर मिलिट्री इंटेलिजेंसीज, हमारी अमेरिका के जो वो फिर प्रिपेयर करते हैं, और वो कोई हमारी की तरह ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं लॉन्च करता जैसे हमारे लोग सोचते हैं। फिर वो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हैं, वो रिहर्स्ड ऑपरेशंस होते हैं। पहले साइबर अटैक करेगा, फिर उसके बाद कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक बैटलफील्ड सिनेरियो क्रिएट करेगा, जो कि ईरान जिसमें एक्सपोज करेगा, ईरान उसमें फायर करेगा। तो बहुत सोची समझी उसके रिहर्सल्स वगैरह करके, उसके लिए मैं नहीं समझता अभी तक इतनी बड़ी ग्राउंड ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन अमेरिका की देखने को मिली है। उसके लिए सिर्फ एयरबॉर्न डिवीजन नहीं, उसके आर्मर्ड डिवीजन, उसके मैकेनाइज्ड डिवीजन, उसके जो स्पेशलाइज्ड मैरीन फोर्सेज हैं, वो सिर्फ यहाँ 30-40,000 है, अभी ज्यादा 50-60,000 होंगे। उसको कम से कम भी यहाँ 6-7 डिविजन लगेंगे, मतलब इस पूरे एरिया को एड्रेस करने के लिए। और उसके अंदर फिर एक और भी डेंजर है, उसके अंदर है भाई ये जितनी रिफाइनरीज हैं, ये तो अपने आप में बारूद है ना, पेट्रोल तो बारूद है यार अपने आप में। और अगर कहीं वो रिफाइनरी का रिजर्व्स और उसमें है तो अपने आप में एक एनवायरमेंटल और अपने आप में एक हैजर्ड है ना। और ठीक इसी तरह से जो आपका यूरेनियम है, एनरिच्ड है, नहीं है, प्रोसेस ऑन है, नहीं है, किसी को नहीं पता। उसका लीकेज होना दुनिया में, वो उसमें बार बार फायर कर रहा है, इजराइल ट्राई कर रहा है, लेकिन ये विनाशकारी है। ये कंप्लीट युद्ध जो है, अमेरिका ने एक इलीगल युद्ध जो है इस इलाके पे थोप दिया है। और उसकी मंशा देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली में वो चाहता है एनर्जी सोर्सेज पे कंट्रोल करना चाहता है, तभी तो मार्जिनाइज करेगा चाइना को। अगर उसका एनर्जी सोर्सेज वेनेजुला पे कंट्रोल हो गया, अगर उसका इस एरिया की एनर्जी सोर्सेज पे, एनर्जी की जो यहाँ का पूरा ट्रेड है, अगर वो उस पे कहीं कंट्रोल कर लेता है, तो नेचुरली फिर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाइना विल बी ऑन बैक फुट, और फिर स्लोली रशिया आइसोलेट कर देगा, फिर सबको वो यहाँ से कंट्रोल करेगा। वो चाहता है एनर्जी कंट्रोल करना, एनर्जी रूट्स पे। वरना उसको नहीं पता, जब हम सबको पता है कि ये इतना डेलिकेट एरिया है, दुनिया भर का कम्युनिकेशन यहाँ से होता है, दुनिया भर का यातायात है, दुनिया भर का ट्रेड है, ये सब दुनिया का ट्रेड रूट है। जब ऐसी जगह की डेलिकेट जगह पे आपने एक लड़ाई थोप दी, विनाशकारी लड़ाई थोप दी, पूरे एरिया को इंस्टेबल कर दिया और अनस्टेबिलिटी में झुक गए और दुनिया में हाहाकार मच गई महंगाई की, तो साहब आपको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। ट्रम्प साहब जो है, कोई अपना ऑब्जेक्टिव है, अगर वो मसल से नहीं निकलेगा, ब्रेन से ट्राई करेंगे, बैकडोर चैनल से ट्राई करेंगे, हर कॉरिडोर को यूज करेंगे, और नहीं बात बनेगी तो फिर वो अल्टीमेट वेपन भी यूज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई वो है। अमेरिकन आर नोन फॉर रूथलेसनेस। बिल्कुल। संजय जी, ये बताइए कि जो अभी तक ईरान के पास था कि एक जिसको कहते हैं, उनके पास चिप था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बंधक बना लिया, और जिससे कि पूरी दुनिया में एक तरह से क्राइसिस, एनर्जी सिक्योरिटी की क्राइसिस उत्पन्न हो गई और अमेरिका के ऊपर दबाव पड़ा। लेकिन जिस तरह से सऊदी जो है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को उन्होंने उसकी वो किया, ऑपरेशनल किया है, यूएई जो फुरजा पाइपलाइन को एक तरह से एक्टिवेट किया है, तो उससे कहीं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की डिपेंडेंसी थी पूरी दुनिया की, आपको लगता है कि वो जो चिप था वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा ईरान का, ईरान के ऊपर भी दबाव पड़ेगा कि वो किसी तरह से बातचीत में शामिल होके पीस टॉक के लिए आगे आए? देखिए, ईरान तो शुरुआत से ही बातचीत कर रहा था यूएस से, और पूरे सब जितने भी एग्रीमेंट्स है उनको उसके लिए तैयार था। वो तो अमेरिका और इजराइल का एरोगेंस था जिसकी वजह से वो लोग साइन नहीं करना चाहते थे। ये हमारी गलतफहमी है कि ईरान के ऊपर दबाव पड़ेगा तो उससे फ़ायदा होगा अमेरिका को और ये सब होगा। ये सब अपनी जगह पे हो सकता है, थोड़ा बहुत है ना, ये पाइपलाइन वगैरह से उनको कुछ फ़ायदा हो और लोगों को, पर करीब 20 से 25% तेल का तो मूवमेंट ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और बाब अल मंदब जो इलाका है रेड सी का, उसको भी अगर बंद कर दिया हुतीज़ ने, तो उससे भी कुछ है ना 15-20% उसका हो जाएगा। तो देखिए, क्राइसिस तो कहीं नहीं जा रही है, क्राइसिस तो रहेगी, और चाहे जितना प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि उसको अगर सोचिए वॉर ख़त्म भी हो जाए तब भी काफ़ी समय लगेगा। जितनी रिफाइनरीज बर्बाद हुई हैं, जिस तरह ऑयल फील्ड्स है ना को नष्ट को नुकसान पहुँचा है,
क्योंकि कई जो जानकार लोगों ने इनकी तहकीकात करी, उन्होंने कहा कि इतना भयानक जो नुकसान हुआ है वो अपने आप में इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर है। और जैसे आपको याद है कुवैत के ऊपर जो लड़ाई हुई थी ईरान और इराक और कुवैत के बीच में, जिसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, तो इराक तो कुवैत के जो ऑयल वेल्स हैं उनमें आग लगा दी गई थी, और वो आग कितने दिनों तक चली। वही स्थिति अब की बार भी हो सकती है। ये संभव है कि ईरान है ना हताश होके अपने ही वेल्स में आग लगा दे खर्ग आइलैंड में, और कोशिश करे कि अमेरिका को पे ना मिल पाए। अमेरिका की कोशिश रहेगी कि ईरान को रोके कि ये करेंगे, क्योंकि ईरान, देखिए जो बात ट्रम्प कहे उसका कोई मतलब नहीं। ट्रम्प के पास तेल का अपार के भंडार है अपने खुद मुल्क में। अगर उनके पास अपना भंडार नहीं होता, अपनी डिपेंडेंस उनके ऊपर उनकी किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। अगर ना होता तो वो अटैक ना करते, वो ना बातचीत करते, सऊदी अरेबिया से बात करते, इराक से बात करते। आज के तारीख में जो तेल के भंडार हैं वो सब है ना इनके निशाने पे हैं, ईरान के। पर ट्रम्प को इस बात का कोई डर नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत अत्यधिक मात्रा में तेल है, और वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से वो डरा धमका के अपना काम कर लेंगे। या अगर ये गलतफहमी है कि सिर्फ तेल के लिए लड़ रहा है, वो तो अपना जो वर्चस्व है पूरी दुनिया पर वो बनाना चाहते हैं। वो ही वांट्स टू बी रियली द एम्परर। उसका जो कैंपेन चल रही है नो किंग वाली, वो इसी वजह चल रही है कि उनको एहसास है कि क्या करना चाहता है। वो अमेरिका में लोकतंत्र ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से इनके दिमाग में इस तरीके से कोशिश करे। आप हालत देख लीजिए हिंदुस्तान की या किसी भी मुल्क की इस समय दुनिया भर में, सिवाय ईरान को छोड़ के। ईरान भी सबके पूरे घुटने टेक चुका था, परंतु वो लोग है ना माने नहीं। वो चाहते हैं कि अपनी सर उठा के ना जिए, सर झुका के जिए। वो है ना ईरानी नहीं चाहता है। अगर गौर करें, चाहे चीन हुआ, चाहे रूस हुआ, चाहे जो भी कुछ हो, उन लोग है ना कह तो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि ट्रम्प के खिलाफ खड़े होकर ये कहे कि जो कर रहे हो अगर करोगे तो हम बम मार देंगे, हम है ना न्यूक्लियर डिवाइस मार देंगे। अगर इस तरीके की धमकी अगर ये रूस से आ जाती है या चीन से आ जाती, मेरे ख्याल से रुकता मामला, परंतु कुछ नहीं, वो पूरी तरीके से चलता चला जा रहा है। अगर आप गौर करें तो गाज़ा में जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ, 70,000 के आसपास लोग मर गए, उसके बाद है ना ये यूएन की जो इंस्टीट्यूशंस तकरीबन ख़त्म हो गई। दुनिया में जो कॉन्शियस नाम की चीज़ हुआ करती वो भी ख़त्म हो गई। कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो भी लोग हैं जिनको अपना खुद पता नहीं है। तो इसलिए हम इस दौर से गुजर रहे हैं जो कि बहुत ही कठिन है, और संभव है कि ट्रम्प साहब इस दौर का पूरा फ़ायदा उठाएं अगर उनको नहीं रोका गया तो। बिल्कुल। गौरीशंकर नाग जी, आपसे समझें कि जो संजय जी कह रहे हैं कि रूस और चाइना खास करके जो ईरान के प्रति सिंपैथी रखते हैं, लेकिन दोनों देशों ने ज़्यादातर लिप सर्विस की है। थोड़ी बहुत सैटेलाइट की मदद दी होगी, इंटेलिजेंस की मदद दी होगी, लेकिन अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली खड़ा होकर उसे युद्ध में मदद करना, वो ना तो चाइना ने किया है, ना रूस ने किया है। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जो पाकिस्तान जिसका मीडिएटर है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं चल रही है, डायरेक्टली वो मध्यस्थों के ज़रिए चल रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं, पीस प्रोसेस से कुछ निकलना है पाकिस्तान की मध्यस्थता से? I think the reports that we are receiving, we are actually at the receiving end. Actually, we are getting inputs from different news media, and most of the news media, they are confused because they are also receiving, I think that not directly from the reliable sources. They are getting reported by the American media or the some second or third party. So it is to me a very confusing situation because on one hand जो visuals आ रहा है वो शायद जो बता रहा है जो खर्ग आइलैंड में जो लैंड इन्वेशन के लिए अमेरिका जो प्रिपरेशन ले रखा प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड, एंड ऑन द अदर हैंड आई वाज आल्सो seeing that Iran has not expressed its interest because it has several demand. First of all, ईरान का जो डिमांड है वो बोल रहा है जो युद्ध के लिए जो उसका जो कॉम्पेंसेशन वो मांग रहा है
कॉम्पेंसेशन उसको मिलने के बाद ही वो ये जो मीडिएशन में है वो मीडिएशन में आएंगे। दो वो जो फ्यूचरिस्टिक एक कंडीशन दे रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक जो सिक्योरिटी के ऊपर इसका जो स्टेटल सिक्योरिटी है, स्टेट सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है, वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई फ्यूचर ऐसा जो स्ट्राइक जो ओमान के शुरू में जो बातचीत चल रहा था, एब्रप्टली जो इजराइल एंड अमेरिका जो एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया, वो उसका स्थिति वो ईरान नहीं चाहता है। सो मेरा ख्याल से जो मीडिएशन है, मीडिएशन का पॉसिबिलिटी कोई खास नहीं दिख रहा है। मेरा जो ये है, जो आज जो रिपोर्ट हम डिफरेंट न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, सेवरल लाइन्स आर कमिंग। वन लाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिका ईरान का एक सोर्स बता रहा है जो मैनेजमेंट एंड द रेजिम ऑफ हॉर्मुज विल नॉट बी सेम बिफोर। दैट इज टू से the Hormuz ka every management, engineering, security, everything will be transformed by the Iranian authority, and they are planting mines. They are actually corroborating their security establishment there. So ये जो सिग्नल दे रहा है, ये सिग्नल युद्धों के सिग्नल है, ये बातचीत का सिग्नल नहीं है। नंबर टू, आई थिंक दैट अनदर जो रिपोर्ट आ रहा है अमेरिका के तरफ से, अमेरिका इनसाइड में जो नो किंग मूवमेंट चल रहा है डिफरेंट सिटी में, अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी मच डिस्टर्ब। सो आई थिंक that the possibility of peaceful talk, whether that will lead to any success, other parties it is because it is not a bilateral kind of situation, it's a regional situation. So regional सब जो प्लेयर है, so प्लेयर का आना जरूरी है, उसका कॉन्सेंसस डेवलप करना जरूरी है, एंड सबसे जरूरी है जो बात, वो ट्रस्ट बिल्ड अप करना। तो आप जो देखेंगे जो मीडिया नैरेटिव के थ्रू से आ रहा है, वो नैरेटिव अच्छा नहीं है। अमेरिका जो नैरेटिव देता है डिफरेंट मीडिया के तरफ, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो बोल रहा है जो ईरान का वो 1 वीक में खत्म कर देंगे ईरान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो ये अनाक साहब ऐसे बिल्कुल, अनाक साहब सिर्फ ये बात नहीं है कि जो वेस्टर्न मीडिया कह रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो जिस तरह से ट्रंप की पूरे महीने भर आलोचना की है कि ट्रंप की जो पूरी पॉलिसी, जिस तरह से जिस बुनियाद पे उन्होंने युद्ध की शुरुआत की और जो ऑब्जेक्टिव थे वो बिल्कुल ही बेबुनियाद थे। तो ऐसा नहीं है कि खुद अमेरिकी अखबार उनकी आलोचना कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनकी अगर पब्लिक सेंटीमेंट को देखा जाए तो वो उनके खिलाफ है। लेकिन आप बने रहिए, दयाल साहब से पूछते हैं। दयाल साहब, ये जो एक नई इस युद्ध में बात उभर के आई, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से जो ड्रोन एक नया, जिसको कहते हैं वॉरफेयर का एक नया इंस्ट्रूमेंट है, और जिस तरह से ईरानियन ने इसका इस्तेमाल किया या फिर यूक्रेन जिस तरह से उसको रोकने का, जिसको लेके सऊदी और यूएई ने उसको बुलाकर समझौता किया है, आपको लगता है कि भारत के लिए सबक लेने वाली बात है, भारत को उससे सीखना चाहिए, या फिर आप इसको कैसे देखते हैं कि ईरानियन की जो कैपेबिलिटी है ड्रोन की, वो एक अचंभित करने वाली है? देखिए, ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो नोन कैपेबिलिटी है, ईरान और टर्की की। इसका शुरुआत सबसे पहले सरप्राइज हुए थे जब टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन दिए, और अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में आर्मेनिया के जो आर्मर्ड कॉलम था उसको अजरबैजानीज ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो अपना मुद्दा सॉल्व कर लिया, जो उनका कानबाग का जो मुद्दा था। देखिए, तो उसके बाद ये यूक्रेन में उभर कर आया, बहुत उसके बाद हमारे यहाँ इसकी चर्चा हुई। ईरान बहुत दिन से बहुत अच्छे ड्रोन्स बना रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। यहाँ तक कि ईरान ने रशिया को एक्सपोर्ट किए ड्यूरिंग दी लास्ट 2-3 ईयर्स, जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, जब से यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है। बिकॉज जो ड्रोन्स हैं उनके सिग्नेचर नहीं आते, जब तक रडार पे सिग्नेचर नहीं आते तो आसमान में कितनी देर तक आप देखते रहे। एक बर्ड आई व्यू बोलते हैं, उससे आप किसको डिटेक्ट करोगे, किस तरह डिस्ट्रॉय करोगे। और फिर उसके अंदर जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं, जो ड्रॉप करते हैं, बारूद ड्रॉप कर देते हैं, वो पेलोड है ना 50 kg बहुत बड़ा पेलोड हो जाता है, 100 kg और भी बड़ा पेलोड हो जाता है।
तो जो ये ईरानियन जो ड्रोन की शक्ति थी वो अमेरिकन को मालूम होना चाहिए थी, इजरायलीज को मालूम है। पिछली बार जून में इन्होंने इतनी यूज नहीं की तो शायद वो कैरिड अवे हो गए। पिछले जून में अगर आप देखें, जब उन्होंने 10 दिन तक इजराइल ने खूब मारा ईरान को, और फिर अमेरिका ने भी 52 बॉम्बर्स भेज के उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्ट्राइक किया और कहा हमने कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दी। ईरान ने अपनी रेजिलियंस दिखाई और एक मौका निकाल दिया। कुछ ईरान को प्रिपरेशन बची हुई थी, वो पिछले 6 महीने में उसने कंप्लीट किए। तो ड्रोन एक वेपन सिस्टम आया है, भारत को भी इससे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि लड़ाई जो है वो पिछली सेंचुरी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है आज की लड़ाई, फ्यूचरिस्टिक वॉर। फ्यूचरिस्टिक वॉर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमारे पहले कैच के हमारे को पैनलिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटराइजेशन, साइबर, मल्टी डोमेन, स्पेस, ये सब जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब अपने आप में, रिमोट्स, राइट, ये बड़ा ही एक रोल प्ले करेंगी। तो इसके साथ पेस रखना बहुत जरूरी है। और अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, यूएवीज, पूरी की पूरी जो श्रीलंका में हमने इतनी कैजुअलिटी सफर की, वो जो 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 लॉइटरिंग मिसाइल्स हैं वो लेके ईरानी अपनी जो श्रीलंकन आर्मी ने उससे पूरी एलटीटी तबाह कर दी और अपना कब्जा कर, सिर्फ लॉइटरिंग मिसाइल से। तो वो एक नया वेपन सिस्टम है, एक नई टेक्नोलॉजी है, उसका डोमिनेंस कुछ दिन रहेगा, उसके काउंटर मेजर्स निकलेंगे। लड़ाई में बहुत जरूरी चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है, उनको किस तरह से आप एडप्ट करें, किस तरह से आप अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट करें, किस तरह से सरप्राइज दें, किस तरह से कंसील करें, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को मालूम ना होने दें, किस तरह से सरप्राइज करें दुश्मन को, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। बाकी सब टूल्स है, यूएवी भी टूल है उसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है कोई बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि आपने एयर डिफेंस सिस्टम किया था सुपरसोनिक मिसाइल के लिए, वो हाइपर क्या आ रहा है, उसके अंदर मल्टी वॉरहेड्स है। तो मल्टी वॉरहेड्स में देन उसकी रैपिड है, उसकी फायरिंग जो है एक टाइम पे 20 मिसाइल्स फायर कर दो, 20 के अंदर मल्टी वॉरहेड्स हो तो फिर कंफ्यूज करेगा ना, आखिर वो कहां तक रिएक्ट करेगी ये डिफेंस सिस्टम। तो एक इजराइल एक ईरान जो है पिछले 25 ईयर से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, उसकी मिसाइल पावर का सबको पता था। अब हम डांसिंग मिसाइल की बात करें, 2009 में तो उसने इंडक्ट कर दी थी अपनी फोर्सेस में ऑफिस टू, तो उसकी कैपेबिलिटी है उसके अंदर, और उसके अंदर क्षमता है खड़े रहने के लिए। और अगर ग्राउंड लड़ाई हुई तो मेरा मानना बहुत लंबे समय तक ये एरिया जो है फंस जाएगा, और वो शायद नहीं करेगा, अमेरिका इस किस्म की ग्राउंड लड़ाई नहीं करेगा, काफी नुकसान होगा, काफी तहस-नहस होगा। तो नई लड़ाई है, भारत को बहुत कुछ सीखने को है। भारत ने अपनी खुद जो है एक लड़ाई लड़ी है बहुत शॉर्ट, उससे बहुत बड़े लेसन नहीं आ सकते। देखिए बार बार हम अपने आप को सिंदूर से अगर लेसन ड्रॉ करेंगे तो बड़ी लिमिट हो जाएगी, और एक लिमिटेड सी वॉर, एक बहुत शॉर्ट वन साइडेड पनिशिंग वॉर। जब काउंटर मेजर्स आते हैं, और जब दोनों, अब यही तो सोचा था अमेरिका को, यही तो दुविधा अमेरिका की थी कि 4 to 6 वीक्स में ईरान का एक बार उसकी टॉप लीडरशिप को मिटा दो, एक बार उसको स्ट्राइक कर दो, तो कहीं ना कहीं ईरान सॉफ्ट पड़ जाएगा, विदाउट रियलाइजिंग कि उस कंट्री ने अपने 20-25 साल से अपनी स्ट्रेटजी, अपनी टैक्टिक्स, अपने डॉक्ट्रिन वो रिहर्सल कर रखे, तो कहीं जाने नहीं देगा वो इतना आसानी से। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। लड़ाई को हमारी फोर्सेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, हम भी जैसे हमें ये भी सीखना है, जैसे अमेरिकन बेसेस है, नोन है ज्योग्राफिकली, गूगल पे दिखते हैं और कहीं भी देख लो सब कुछ है उनका, सब कुछ। और आपको ह्यूमन इंट, जो बात बार बार लोग नहीं समझ रहे, इजराइल के अंदर क्यों इतना ईरान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ह्यूमन इंट लिमिटेड है। इजराइल और अमेरिका की ह्यूमन इंट पर्याप्त है ईरान के अंदर, लेकिन ईरान की जो ह्यूमन इंट है अदर गल्फ कंट्रीज में, बहरेन में, यूएई में, आई मीन सऊदी अरेबिया में, ओमान में, कुवैत में, क्योंकि बहुत दिन से बिजनेस चल रहा है, बहुत दिन से लोग जा रहे हैं, तो उनके जो अमेरिकन बेसिस हैं वो हमेशा से अंडर ह्यूमन सर्वेलेंस रहे हैं ना, और उनकी पूरी ऑब्जर्वेशन रही है कहीं ईरान की। तो ये बड़ा वॉर बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है, वॉर बहुत डिवेस्टेटिंग हो रही है, लड़ाई बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, और लड़ाई का कोई फ्रंट नहीं है।
मल्टी डोमेन नहीं है, मल्टी फ्रंट है। और लड़ाई के अंदर आगे आने वाले समय में सेंसर से लेके, शूटर से लेके, डिसीजन मेकर से लेके, ऑपरेशनल डिसीजन मेकर से लेके, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर से लेके, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर से लेके, सबको एक प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी लोअर लेवल पे होगी, उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है, उसको मालूम होना चाहिए कि अब बलून गया, अब मुझे ये करना है, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये ईरान ने सिखा कि उसके लोअर कमांडर्स को पता है भाई हमारे पे अटैक हो गया, हमारी टॉप लीडरशिप गई, हमारे बड़े बड़े कमांडर्स गए, मुझे ये करना है, दिस इज माय टास्क, आई विल डू इट, आई विल कंटिन्यू टू डू इट। और ग्राउंड पे अगर आई फोर्सेस लड़ने लिए तो और भी भयानक होगा, बहुत भयानक होगा और बहुत अनस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ट्रंप को इस इंस्टेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैं मानता हूं। ये सब ड्रामा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एशिया में कितने लोग मरते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ कितनी महंगाई पड़ती है। वो बहुत डिफरेंट उनका माइंड सेटअप है और ये हम लोग बगैर बात के, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता या कितना तेल। इजराइल तो सेलिब्रेट करेगा अगर एक दूसरे की रिफाइनरीज उड़ा दे, तो एक दूसरे की प्रोडक्शन फैसिलिटी उड़ा दे, तो एक दूसरे की जो कुएं उनको तबाह कर दे, तो इजराइल तो कहेगा इनके पास है ही कुछ और नहीं, इन बेचारों के पास तो कुछ था ही नहीं, ये अब अमीर ही इससे बने, ये डिस्ट्रॉय कर दे तो खाली है, तो जब बंजर है यहाँ किसने ट्रेड करना फिर तो यहाँ इजराइल सुप्रीम है। इजराइल का मोटिव कुछ और है, इजराइल का मोटिव है ग्रैंड इजराइल, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो एक अपने आप में विनाशकारी है। उनका जो भी उनका डिसीजन है वो एक्सपेंसिव फोर्सेज है साहब। आप बढ़ते जाए, आपने वेस्ट बैंक देखिए, आपने वेस्ट बैंक में क्या कर रखा, आप देखिए, आप लटानी रिवर पे पहुंचना चाहते हैं तो लेबनान, क्योंकि पड़ोस में किसी के पास मिलिट्री पावर नहीं है, आप मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पावर है, आप डिस्ट्रॉय करते जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आप यूएन की वो नहीं करते, कोई चार्टर नहीं फॉलो करते, सब ड्रामा है, सब एक फसाद है जिसमें दुनिया फंस रखी है। ये एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को खतरा है, अमेरिका को न्यूक्लियर उससे खतरा है, ईरान से खतरा है, ये पूरा का पूरा इस एरिया को देखिए, कोई माने ना माने, जब से गल्फ में प्रॉस्पेरिटी आई है, जब से तेल आया, हिंदुस्तान ने भी तो उस प्रॉस्पेरिटी का बेनिफिट लिया ना, हमारे को भी तो वहां से प्रॉस्पेरिटी आई है, हमने वहां से काफी कुछ ड्रॉ किया है ना, तो ये पूरा रीजन हमारा है। अगर किसी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता तो 140 करोड़ लोगों पे यार, वो तो हमारा पड़ोस है यार, 3 दिन में गैस आ जाती थी यार, कहते लोग साहब रशिया से ले आओ, 25 दिन लगेंगे, कहते अमेरिका दे देगा, 50 दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे, कनाडा से 40 दिन लगेंगे, उसकी ट्रांजिट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट, उसकी सप्लाई चेन यार, तो पूरा का पूरा रीजन उसने तबाह किया है। दुनिया को ये कंडम करना चाहिए और मैं समझता हूँ इसमें पीस ढूंढनी चाहिए, ना कि लड़ाई। अगर अब भी पीस आ जाए, स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे हमारे वो पत्रकार कह रहे थे, बहुत प्रतिष्ठित, उनकी मैं ओपिनियन को वैल्यू करता हूँ, कि स्टेबिलिटी आने में तो लगता है साल लगे, 2 साल लग जाए, बिकॉज बहुत अनस्टेबल हुआ है, बहुत ये सप्लाई चेन वगैरह सेटअप होने में। तो thank you so much because I had given time till 4:30 at 4:30 I have to join somebody else. Thank you so much. बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बिल्कुल दयाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और संजय कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इनसाइट देने के लिए, और साथ ही गौरी शंकर नाग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि सवाल ये है कि ट्रंप क्या ग्राउंड फोर्सेस उतारेंगे, या फिर 6 अप्रैल के बाद सीज फायर जो है वो और एक्सटेंड होगा, या फिर सीज फायर परमानेंट होगा, या फिर अमेरिका की जो बादशाहत है उसको कायम करने के लिए ट्रंप किसी सीमा तक जाने को तैयार है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविजन के साथ।